आज हम लोग बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में बात करने जा रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन सर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका विषय था कि 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक बिहार में जो शिक्षक बहाली के संबंध में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है वह होगा या नहीं होगा, यही विषय था। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन सर ने जो है सो घोषणा किया कि परीक्षा होगी, अपने निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा होगी। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को सामने रखा, जिसमें से पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा विद्यार्थियों के लिए माना जाएगा वो ये है कि बीएड करने वाले जो छात्र हैं वो भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि बीएड के जो कैंडिडेट इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे प्राथमिक शिक्षक पद के लिए, उनका जो है अपने अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 चांस दिया जाता है बिहार में शिक्षक बहाली के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी कैंडिडेट को। तो दूसरी बात ये थी। तीसरी बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके इस एग्ज़ाम में के मुद्दे को लेकर के जो लड़के संशय में थे कि नेगेटिव मार्किंग है और पहले से कोई प्रतियोगिता परीक्षा इस तरह का बीपीएससी के द्वारा हुआ नहीं है, पता नहीं कैसा और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस संबंध में संशय को दूर करते हुए चेयरमैन साहब ने कहा कि जो है इस प्रतियोगिता परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बीएड की डिग्री रखने वाले जो छात्र हैं वो इस प्रतियोगिता परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए तो बैठ सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट प्रकाशित होगा या नहीं होगा यह निर्भर करता है बिहार सरकार और एनसीटी के द्वारा जारी गाइडलाइन पर। कहने का मतलब यह हुआ कि बीएड के जो कैंडिडेट हैं प्राथमिक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार, वो परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, वो प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि चेयरमैन साहब का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उससे क्या मतलब निकाला जाए और इन बातों के संबंध में उन्होंने जो चर्चा किया उससे हम लोग क्या अर्थ लगा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह स्पष्ट नहीं है कि बीएड के योग्यताधारी छात्रों का भविष्य क्या होगा। दूसरी बात जो इससे निष्कर्ष निकलता है कि बीएड वालों के साथ साथ डीएड वाले भी अब घसीटे जाएंगे। ऐसा इसलिए कि जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ चुका है कि बीएड के योग्यताधारी छात्र इन 1 to 5 क्लास में मतलब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं, उनकी योग्यता इस पद के लिए नहीं मानी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीएड वालों के छात्रों का इस पद के लिए परीक्षा करा लिया जाता है तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो संभव है कि लंबे समय तक यह मामला वहाँ जैसो चलता रहे, और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक जाहिर सी बात है कि बीएड वालों के साथ साथ डीएड के छात्र भी परेशान होते रहेंगे, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक डीएड वाले भी तो नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से परेशानी का विषय डीएड वालों के लिए भी हो गया और बीएड वालों के लिए भी हो गया। बीएड वालों के लिए परेशानी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातों को लिखा है और कहा है, जिसमें से अगर हम जो है उनके द्वारा मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया फैसला है उस फैसले के अगर एक अंश को पढ़ें तो उस फैसले में कहा गया है कि एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है। मतलब क्या कि क्वालिटी एजुकेशन जो कि राइट टू एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है और जो है यह फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका चर्चा आपका अनुच्छेद 21A में किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में।
तो कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन देना बच्चों का जो है आपको मौलिक अधिकार हो जाता है और यह राज्य की मतलब सरकार की जिम्मेदारी होती है। और क्वालिटी एजुकेशन का पहला जो है शर्त क्या है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का बहाली होना, नियुक्त होना। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी समझौते का मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर समझौता होगा। मतलब क्या कि अगर अयोग्य शिक्षक को हम प्राइमरी टीचर बना देते हैं तो इसका मतलब होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से हम समझौता कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है कि 1 to 5 क्लास के लिए मतलब प्राथमिक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड के उम्मीदवार ही योग्य माने जा सकते हैं, या ऐसा इसलिए कि डीएड के कैंडिडेट को ही बच्चों की मानसिकता के अनुसार क्या और कैसे पढ़ाया जा सकता है, बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे समझा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। जबकि बीएड के जो कैंडिडेट होते हैं भले ही वो हायर एजुकेशन वाले होते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग हायर क्लास के लिए दी जाती है, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो जिस स्टैंडर्ड के बच्चे का ट्रेनिंग ले चुके हैं वही योग्य माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला था। तो इसके कहने का मतलब क्या कि गांव मोहल्ले में अगर आपको चलना है तो आप साइकिल से ही चल सकते हैं, वहां पर आप हवाई जहाज से नहीं चल सकते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट को समझा जाए तो कहा जा सकता है। अब है कि इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। इसका मतलब निकाला जा सकता है कि अगर रिव्यू पिटीशन में भी लोग जाते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए तैयार ही ना हो, और अगर तैयार भी हो तो शायद जो है बीएड वालों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। जनरली देखा जाता है कि रिव्यू पिटीशन अधिकांशतः उनके खिलाफ जाता है जो रिव्यू पिटीशन के लिए वहां पहुंचते हैं, सामान्य तौर पर यही देखा जाता है। अब है कि चेयरमैन साहब ने जो है एक दो बातों का और चर्चा किया कि बिहार सरकार और एनसीटी का जो गाइडलाइन होगा उसी मुताबिक उसी आधार पर हम रिजल्ट देंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि चाहे तो बिहार सरकार या एनसीटी प्रयास करे और वो क्या कहती है अपने फैसले में, तब जा कर के हम रिजल्ट देंगे। तो सवाल उठता है कि बिहार सरकार क्या गाइडलाइन देगी बीपीएससी को, या एनसीटी के साथ बिहार सरकार क्या गाइडलाइन बना सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दे दिया तो बिहार सरकार का अधिकार बिल्कुल वहीं पर समाप्त हो जाता है, साथ साथ एनसीटी का भी अधिकार वहीं पर समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने वेबसाइट पर डाल भी दिया है आज। तो एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जब अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। तो स्वीकार जब कर लिया है, और दूसरी बात न तो बिहार सरकार और न भारत सरकार और न ही जो एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होता है। तो इसलिए बिहार सरकार और एनसीटी इसमें क्या गाइडलाइन जारी कर सकती है। बिहार सरकार या एनसीटी के लिए या भारत सरकार के लिए या बीएड के कैंडिडेट के लिए एकमात्र रास्ता बचता है कि वो जो है रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाती है तो हो सकता है कि वहाँ अपना तर्क दे बिहार सरकार या एनसीटी या भारत सरकार, और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का जैसा फैसला होगा वैसा रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन ये सारा जो प्रक्रिया पूरा करने में तो लंबा समय लग सकता है, और जो है और उसकी उम्मीद की संभावना कि पॉजिटिव होगा बीएड के कैंडिडेट के पक्ष में, यह दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन साहब के द्वारा किया गया, उसका अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो गीता के शब्दों में कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो वाली बात हो गई।
और अगर फल प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको खुद प्रयास करना होगा। चूँकि चेयरमैन साहब ने लड़कों को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कहा है कि लड़के जो है सो रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। उनके कहने का यही मतलब रहा था और उन्होंने कुछ आधार बताया कि हो सकता है कि लड़कों के पक्ष में कुछ फैसला हो जाए। वो क्या आधार बताया? उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ का मामला भी मौलिक अधिकार है और इसका भी वर्णन अनुच्छेद 21 में मिल जाता है। बात सही है कि राइट टू लाइफ का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है, जिसका कि जैसो उल्लेख आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हो जाता है। लेकिन ये जो राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार है, उसी के अंतर्गत जो है कुछ और अधिकार भी जैसो आपको मौलिक अधिकार मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें है कि मर्यादा के साथ जीवन जीने का अधिकार। मतलब हम जिंदा रहें, केवल यही हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक सम्मानित जिंदगी हम जी सकें, इसमें यह भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो चेयरमैन साहब का जो कहने का संकेत था कि आप रोज़गार अगर पाते हैं तो आप एक सम्मानित ज़िंदगी जीते हैं, टीचर की नौकरी एक सम्मानित ज़िंदगी आपकी हो जाएगी, तो ये तो आपका मौलिक अधिकार होता है। आप इस मुद्दे को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन उसी जैसो मर्यादा के साथ और जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ एक और अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ही जैसो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया था, और वह केस था जेपी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। और तो इसका मतलब क्या, और ये जो अधिकार घोषित किया था वो था क्या कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए। यह भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 1993 में जब बता चुका है, तो यहाँ पर जो है आपको जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत रोजगार का जो अधिकार है वो ओवरलैप होता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 21 का जहाँ तक समझे सो व्याख्या का मामला है, तो अनुच्छेद 21 को हम तभी तक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जोड़ करके पढ़ें। अनुच्छेद 19 में हम लोग जानते हैं कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब हमें बोलने का अधिकार है, और उस अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकार होता है, जिसमें से एक अधिकार है रोजगार, पेशा, व्यापार या कोई भी कारोबार करने का। तो यह तो अधिकार है अनुच्छेद 19 में, लेकिन उसी के साथ संविधान में प्रतिबंध का शर्त भी लगा दिया गया है कि आप वही रोजगार या वही पेशा अपना सकते हैं जिसके लायक आपकी योग्यता हो। कहने का मतलब क्या कि अगर हम इंजीनियर हैं तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, हम किसी का इलाज नहीं कर सकते हैं, और कोई डॉक्टर है तो वह इंजीनियर नहीं बन सकता, इसलिए कि उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि योग्यता जब है रोजगार जैसो रोजगार और नौकरी पाने का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में वर्णित, तो जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड की योग्यताधारी छात्र जो हैं वो योग्य नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो अनुच्छेद 19 के आधार पर अनुच्छेद 21 का जो राइट टू लाइफ का तर्क दिया है चेयरमैन साहब ने, वह अपने आप खारिज हो जाता है। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 21 का संबंध हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भी जोड़ करके हमको देखना होगा। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह क्या कहता है? हम जानते हैं कि 5 प्रकार का रीट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जिसमें से एक रीट है आपको अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा नामक जो रीट है वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर मतलब सरकारी पद पर चला जाता है और अगर उसकी योग्यता उस लायक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे जो है सो आपको रीट जारी करके कारण पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के बल पर अमुक पद पर आकर के आसीन हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह
दिया है कि बीएड की योग्यताधारी कैंडिडेट 1 to 5 क्लास में शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं तो अनुच्छेद 32 का अधिकार परीक्षा नामक रीट जो है वो भी यहाँ पर लागू हो जाएगा कि भाई आप बीएड वाले प्राइमरी टीचर कैसे बन गए, आपकी तो योग्यता है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 21 जिसकी चर्चा जो चेयरमैन साहब ने किया है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 के साथ अगर हम उसको जोड़ करके पढ़ते हैं तो यह तर्क बिल्कुल खारिज हो जाता है। तो ये जो है मंजैसो मामला बनता है और जो है कुल मिला करके हम कहें तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके चलते मामला और उलझ गया है। ये ऐसा इसलिए उलझ गया है कि यह जो है कानूनी पेचीदगी में फंसता चला जाएगा और जो है हो सकता है कि लंबे समय तक यह बहाली टल जाए और बीएड वालों के साथ साथ जो है डीएड के छात्र भी परेशान होते रहें। बेहतर तो ये होता कि जो है बीएड वालों को अगर शामिल ही कराना था और बिहार सरकार को कुछ इस संबंध में प्रयास ही करना था तो एग्ज़ाम कुछ दिन सस्पेंड करके आपको जो है एनसीटी से के साथ मिल करके भारत सरकार के साथ मिल करके सुप्रीम कोर्ट में जो है सो रिव्यू पिटिशन डाला जाता और जब फैसला आता तब जा कर के एग्ज़ाम लिया जाता। और अगर बीएड के कैंडिडेट जहां तक हम लोग निष्कर्ष के रूप में समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, तो हम लोग को तो लगता है कि बीएड का कैंडिडेट संभवतः किसी भी हालत में प्राइमरी टीचर बन ही नहीं सकता है। तो बीएड वाले को ऐसे ही निकालने दिन जैसो इस एग्ज़ाम में अपियर होने का अधिकार नहीं देना चाहिए था, एक नोटिस निकाल देना चाहिए था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, अब आप लोग इस एग्ज़ाम में अपियर मत होइए। और जो है उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जैसो घोषणा कर देती सरकार कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक का चूँकि वैकेंसी निकला नहीं था तो हम अलग से निकाल देते हैं ताकि बीएड वाले छात्रों को एक ऑप्शन मिल जाता और वो उस एग्ज़ाम में अपना अपियर होते, उनको भी रोज़गार मिल जाता है, डीएड वाले को भी अपना 1 to 5 में जो है सो रोज़गार मिलने का, शिक्षक बनने का अच्छा खासा मौका उपलब्ध हो जाता। लेकिन ये सारा प्रयास नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि यह वैकेंसी संभवतः कानूनी दांवपेच में फंस करके लंबे समय तक जो है सो यूं ही पड़ा रह जाए और बिहार का छात्र परेशान होगा। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा दे करके छात्र करेंगे क्या बीएड वाले? अरे कोई भी परीक्षा देता है तो नौकरी के लिए देता है, तो नौकरी के लिए देता है तो आप उसका रिजल्ट देंगे नहीं, उसका जो उसके रिजल्ट का मान्यता होगा नहीं। आप खुद कह रहे हैं भाई हम नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तुम्हारी नियुक्ति बन जाए सो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो फिर उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं भाई? बेकार का आप उसको टेंशन में दे जाए सो टेंशन दे रहे हैं और खर्चा और परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो जो लेकिन जो है हम लोगों की जो समझ है वो यही समझ है। लेकिन अब सवाल है कि छात्र करें क्या? तो अब तो है कि मरता क्या नहीं करता वाला हालत हो गया बीएड वालों के लिए कि भाई जब चेयरमैन साहब ने बाज़ाब्ता घोषणा कर दिया कि बीएड वाले भी परीक्षा देंगे 24 तारीख से, तो आप लोग जाकर के एक अपियर हो जाएं और उसके बाद देखें कि क्या प्रयास होता है, क्या रिजल्ट आप लोग का निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन एग्ज़ाम जो है सो दे दिया जाए वही बेहतर माना जाएगा और सब कुछ के बावजूद प्रयास बनाते रहें शांतिपूर्वक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का, अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से मिल करके दबाव बनाने का कि जो है सरकार इस दिशा में प्रयास करे कि जो है कुछ रिव्यू पिटिशन डाल करके इन लोगों के पक्ष में कुछ फैसला करवाने का। हमको लगता है कि यही अभी फ़िलहाल जो है सो रास्ता बचता है। थैंक यू, धन्यवाद।